This is the second video of the chapter. Welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं उदारवादी किसे कहते हैं, रूढ़िवादी से आप क्या समझते हो, नारीवादी किसे कहते हैं। तो उदारवादी इंग्लिश में बोलें तो लिबरलिज्म, यानी कि जो देश को आज़ाद कराना चाहता है। रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स, जो रीति रिवाजों पर जोर देते हैं और चाहते हैं कि समय के साथ साथ काम स्वयं हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ करना ना पड़े। नारीवाद किसे कहते हैं? स्त्री जब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करती हैं, जिसको सफ्रेज भी कहते हैं और नारीवाद भी कहते हैं। विचारधारा, हमारा जो दृष्टिकोण होती है, हमारी जो विचारधारा होती है, मान लिया हमारी विचारधारा है कि हमें देश को आज़ाद कराना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं भारत के फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक अपना विशेष स्थान रखती हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था की चेतना फ्रांस से स्टार्ट होती है। हम सभी जानते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में हुआ था, सामूहिक पहचान बनाने के लिए लोगों ने प्रयास किए थे और स्टेट जनरल जो था उसको नेशनल असेंबली में चेंज कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनको देखिएगा ज़रा। एक प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई थी कि सभी के लिए समान कानून बने। तो समान कानून किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब समाप्त कर दिए थे और एक समान व्यवस्था की थी। और इसके बाद स्कूल और कॉलेज की जो छात्राएं थी, इनके द्वारा भी समर्थन मिला था लोगों को। जैकोबिन क्लब का भी गठन किया गया था। जो नेपोलियन का शासनकाल था 1804 टू 1815 था, यहाँ इन्होंने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था, भूदासत्व व जागीरदारी से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। और 1815 में वाटरलू के युद्ध में ये हार गए थे और इनकी हार हुई थी। किसकी? नेपोलियन की हार हुई थी। आगे देखिए, एक ग्राफ दिखा रही हूँ मैं आपको। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य की विचारधारा कैसे उभरी। तो आप देखिए, यूरोपीय समाज की संरचना। यूरोपीय समाज जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। रूढ़िवादी थे, क्रांतिकारी लोग थे और उदारवादी लोग भी थे राष्ट्रवाद की भावना को लिए। तो यहाँ पर जो यूरोपीय समाज था, उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग जो हैं एक वर्ग में आते थे। इनकी जनसंख्या भी कम थी। उच्च वर्ग के लोग ज़मींदार थे, खेतों के मालिक थे, इनको बहुत सारे राइट्स मिले हुए थे। निम्न वर्ग में देखिए कृषक वर्ग आते थे, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, ज़मीनहीन थे और इनको कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए थे। आगे देखेंगे हम। अब यानी कि यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। असमान रूप से विभाजित क्यों था? क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग थे उनको सारे राइट्स थे और लोग कम थे। मध्यम वर्ग में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, उद्योगपति, व्यापारी, ये भी थे। यही लोग जो है देश को आज़ाद कराने की परिकल्पना रखते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे, कानून के समक्ष सभी एक समान हो, सरकार के पक्षधर हों, बाजार में भी स्वतंत्रता हो। इससे अब उन राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण यानी कि पूंजी और चीज़ों के आगमन को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच सीमा शुल्क अभी भी समाप्त नहीं किया गया था। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोलवेराइन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जोलवेराइन क्या था? एक सीमा शुल्क संघ था जो सीमा शुल्क 30 टाइम्स लगता था, उसको रिड्यूस करके 2 टाइम्स कर दिया गया। आगे देखेंगे, जितने भी शुल्क अवरोध थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। पहले इनकी संख्या 30 से ज़्यादा थी, जिसको केवल 2 कर दिया गया। नेपोलियन के समय में केवल पुरुष ही थे, जिनके पास धन है वो वोट दे सकते थे। आप ऐसा मान सकते हैं जो 3 दिन के बराबर टैक्स को पेड करता था मज़दूर, वही वोट दे सकता था।
विमेंस हैव नो राइट्स ऑफ वोट। और जो रूढ़िवादी थे 1815 में वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया प्रशा रूस ब्रिटेन ने मिलकर वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया। अब यहाँ पर एक वियना की संधि हुई जिसे वियना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो वियना पैक्ट क्या था, पहला, फ्रांस की सीमाओं पर बहुत सारे राज्य बना दिए गए ताकि वो अपना विस्तार न कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को फिर बहाल कर दिया गया और राजतंत्र फिर दोबारा से शामिल हो गया। अब जब दोबारा से पहले जैसी स्थिति हो गई तो क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। यूरोपियन सरकार ने इस सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों को जन्म दिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर खुफिया समाज का निर्माण किया जिसका मकसद था राष्ट्रवाद को बढ़ाना, वियना संधि का विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करना। ये राष्ट्रवाद की भावना जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, उनके दिमाग में आई कि किस तरह से देश को आज़ाद कराया जाए। इसी में एक नाम आता है जिउसेप्पे मैज़्नी का, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, इटालियन था। उसने 2 गुप्त संगठन बनाए थे, एक था यंग इटली मार्सेई में और दूसरा यंग यूरोप बर्न में। यह सभी रूढ़िवादी इसके जरिए इटली का एकीकरण करना चाहते थे। अब देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे बड़ा हाथ जिउसेप्पे मैज़्नी का रहता है क्योंकि इसने जिनेवा में 1807 में इसका जन्म हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य इटली का एकीकरण करा के इसको एक कराना था। इसी में आपको पता चलेगा कि 1830 to 1884 तक क्रांतिकारियों का युग था और इसमें यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, एथेंस में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपसे 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ। यूनानी लड़ाई में अनेक समूहों ने मदद किया। यूनानी खुद, पश्चिमी यूरोपीय कलाकार और कवि कौन थे, जॉन बायर्ड। इससे पूरे समाज में राष्ट्रवाद का जो विचार था वो पनप गया। लोग यूनान को, एथेंस को आज़ाद कराने में लग गए। युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और इस तरह से यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद एक नतीजा ये निकल कर आया कि यूनान भी आज़ाद हो गया। यूनान पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे रूमानीवाद, रूमानी कल्पना और राष्ट्रवाद। रूमानीवाद अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इमेजिन करिए कि किस तरह से जो है नेशनलिज्म आएगा। तो कोई भी नेशनलिज्म को जब आप इमेज कर रहे हो तो उसके लिए राष्ट्रवाद की भावना आपके मन में कैसे आएगी। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे, स्टोरीज़ पढ़ोगे, म्यूज़िक आपका फोक म्यूज़िक होगा, उससे जो है लोगों के अंदर एक भावना आई। और उस समय पॉलिश भाषा का यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा। यहीं पर एक टॉपिक मिलेगा आपको, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को जो है कठिनाई का साल इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी डे बाय डे और पाव रोटी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। गांव शहर जो है बेरोज़गारी फैल रही थी, लोगों की फसल भी बर्बाद हो गई थी, कीमतें बढ़ रही थीं, बेरोज़गारी का माहौल था। इन सभी कारणों से भी जो है लोगों ने विद्रोह किया। यूरोपीय सरकार को गणतंत्र घोषित करने के लिए भी ये मेन रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो है यूरोपीय सरकार का जो तख्ता था वो पलटा। अब नई सरकार का कानून कैसा होगा, सबसे पहले सभी को वोटिंग राइट मिल गया। अब पहला काम ये हुआ कि वोटिंग राइट मिल गया, लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया, कारखाने धीरे धीरे बनाए गए और धीरे धीरे गरीबी कम होने लगी। अब 1848 में जो उदारवादी थे, जो लिबरलिज्म थे, उनको देखिए, यूरोप का जो अन्य पार्ट थे वहाँ भी जो है इसी तरह से लोग चाहते थे कि हमारा भी देश आज़ाद हो, जिसमें जर्मनी, इटली, पोलैंड ऐसे जो साम्राज्य थे
वहाँ पर भी जो लोग थे वो चाहते थे यहाँ पर भी नेशनलिज्म की जो भावना है वो सबके अंदर आए, और इसमें जर्मनी और इटली का एकीकरण, अगर इंग्लिश में हम बोलें तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसके लिए सबसे पहले हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो, परंतु प्रशा ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि जर्मनी का जो है एकीकरण करेंगे। उस समय जो प्रशा का जो मुख्यमंत्री था वो ऑटोमन बिस्मार्क था, और वो इस आंदोलन का समर्थन कर रहा था। लगभग 7 साल का समय लगा। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में युद्ध किए और इसमें प्रशा की जीत हुई, और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपसे 5 मार्क्स में डिस्कस किया जा सकता है। चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे हम। ये सेकंड वीडियो आपका कंप्लीट हुआ।